Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 25th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 25 अप्रैल 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग लेक्चर को अपने एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तोकारा आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में आपको नीचे 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, और पूछा यह गया इनमें से एक ऐसे फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने भारत के डायमंड्स और डायमंड माइंस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। ऑप्शन ए बोलता है फ्रैंकोइस बर्नियर, ऑप्शन बी जीन बैप्टिस्टे टैवर्नियर, ऑप्शन सी जीन दे थैवनॉट या फिर ऑप्शन डी अबे बार्थलेमे कैर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोग को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस प्रकार से आपको आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आपको देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जम्मू एंड कश्मीर की विजिट पर गए और वहाँ विजिट पर जाने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन्हीं स्टेटमेंट्स को इस आर्टिकल के अंदर कवरेज मिला है। जैसे कि पीएम मोदी ने यहाँ पर ये बोला कि देखो करंट टाइम पर जो यूथ हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूथ लोग आपको देखने को मिले, जो आज के टाइम पर जवान लोग हैं, उनको यहाँ पे कोई भी परेशानी फेस नहीं होने देंगे। और जैसे कि परेशानियां उनके प्रीवियस जनरेशन को फेस हुई हैं या फिर उनके पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स ने यहाँ पर वो परेशानियां फेस करी हैं, वैसी परेशानियां वहाँ का यूथ फेस नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट हमारे पीएम ने दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लगाएंगे और जो दिल्ली से दूरी है उसको कम कर दिया जाएगा। डायरेक्टली यही वर्ड यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। देन उसी के साथ साथ आप लोग देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ने और भी 2-4 बातें बोली हैं। जैसे यहाँ पर मेंशन किया गया, हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के ऊपर लंबे समय से ध्यान रख रहे हैं। हमारा मेजर मकसद यह है कि हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को भी दिल्ली से प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएँ। एग्जैक्टली आप देख पाओगे हमारा फोकस तो यह है कि हम लोग क्या कर सकें कि देखो जो कन्याकुमारी देवी है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे जल्दी माता वैष्णो देवी से। सिर्फ और सिर्फ एक रोड से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी, मतलब जम्मू से आप कह सकते हो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी के ऊपर भी हमारा फोकस है। तो मतलब पूरे इंडिया को एक तरीके से कनेक्ट करने के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दे दिए। साथ ही साथ यहाँ पर एट द लास्ट एक चीज़ आप लोग और देख पाओगे, इन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि देखो आने वाले 25 सालों के अंदर जो एक जम्मू एंड कश्मीर है इसके अंदर, इस वाले एरिया के अंदर एक नया डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि यूएई के इन्वेस्टर्स हो गए, जिनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत करी है, वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो यहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल था जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। देन उसके साथ साथ यहाँ पर 1-2 बात और आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे एक छोटा सा आर्टिकल इसी के साथ में अलग से कवर किया गया है। यहाँ पर मैंशन किया गया जो पाली विलेज आपको देखने को मिलता है जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो यहाँ पे हमारे देश का पहला पंचायत बन चुका है जो कि कार्बन न्यूट्रल है, ठीक है। वहाँ पे जो भी पावर वगैरह जनरेट हो रही है या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है वो सोलर एनर्जी के माध्यम से जनरेट हो रही है, ठीक है। तो एक अलग से छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कंट्री का पहला पंचायत बना है जो कि कार्बन न्यूट्रल है। तो डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक एक बात काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। देन ये आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हुआ क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे
बात की जा रही है कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे के बारे में, मतलब कि जो हम लोग हैं कितना पैसा खर्चा जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर ये सर्वे होता है कि मतलब एक व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना उसका एक्सपेंडिचर देखने को मिलता है। अब ये सर्वे पहले भी हो चुका है, लेकिन जो पहले वाला सर्वे था उसका जो भी डिटेलिंग्स वगैरह थी वो सब पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाई गई थी। बोला गया सरकार के थ्रू कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आप लोग इसको देख पाओगे। यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बोल रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर सर्वे है इसको हम लोग कंडक्ट करेंगे जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच में। लगभग 1 साल लगेगा इस सर्वे को पूरी तरह से तैयार करने में। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया ये जो सर्वे है हर 5 साल में ये कंडक्ट होता है, और इस सर्वे के अंदर आप देख पाओगे लोगों के कंजम्पशन के ऊपर डेटा मिलेगा। हम लोगों को एक सर्वे होगा जहाँ पे पता चलेगा कि हाँ लोग कितना पैसा खर्च रहे हैं, पर व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है। इसके बेसिस पर हम लोग अपने जीडीपी को रीबेस कर सकते हैं, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इसको हम लोग मतलब जैसे पहले वाला जीडीपी क्या है उसका जो भी यहाँ पर लास्ट ईयर का बेस होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंशन किया गया जो आखिरी सर्वे है ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का, वो सर्वे हमारा पब्लिकली अवेलेबल करवाया गया था 2011-12 वाला। तो 2011-12 के सर्वे का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एक सर्वे और हुआ था, मैंने आपको बताया 5-5 साल बाद सर्वे हो रहा है। तो 2011-12 के बाद में एक सर्वे और हुआ 2017 और 18 में, लेकिन जो इसके रिजल्ट्स हैं वो रिलीज़ नहीं करे गए थे। बताया गया भाई यहाँ पर इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से ये रिजल्ट्स हम लोग रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। अब एक दो बातें हैं जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, चाहो तो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस सर्वे को कौन कंडक्ट करता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। इस सर्वे को कंडक्ट किया जाता है यूजुअली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के थ्रू। तो हर 5 साल में ये वाली जो बॉडी है इस सर्वे को कंडक्ट करती है। अब जो यहाँ पे NSSO है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है, ये भी ध्यान रख सकते हो। अब ये क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, लोग कितना पैसा खर्च रहे हैं अपने घर के खर्चे में, यहाँ पर कितना पैसा खर्च रहे हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। अब ये जो सर्वे होगा ये अर्बन और रूरल दोनों बेसिस पर होगा, मतलब शहर और गाँव वाले एरिया दोनों पर करवाया जाएगा। देन उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है वो निकल कर आएगी। इन्फॉर्मेशन क्या निकल कर आएगी, हम लोग को पता चलेगा कि भाई जो लोग हैं वो अपने खाने पीने के सामान पर कितना पैसा खर्च रहे हैं, प्लस जो नॉन फूड आइटम्स है उनके ऊपर कितना खर्चा जा रहा है, सर्विसेज के ऊपर कितना पैसा खर्चा जा रहा है। तो ये सारा डेटा हम लोग को मिलेगा इस सर्वे के माध्यम से, जिसके बेसिस पर हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग बात करें, इस सर्वे के इंपॉर्टेंस काफ़ी सारे हो जाएंगे। जैसे कि ये सर्वे हम लोग को डिमांड के बारे में बताएगा, आखिरकार यहाँ पे कंट्री के अंदर डिमांड किस चीज़ की है, क्योंकि लोग ऑब्वियस सी बात है जिस चीज़ पे पैसा खर्च रहे हैं, ठीक है, उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड को लेकर हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। देन उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीज़ों को कि यहाँ लोगों की प्रायोरिटी के ऊपर क्या है, गुड्स के अंदर क्या प्रायोरिटी है लोगों की, ठीक है, सर्विसेज के अंदर क्या प्रायोरिटी है लोगों की, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग चीज़ों को आगे डेवलप कर पाएंगे। गवर्नमेंट को यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के अंदर काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाते हैं इस सर्वे के। तो क्लियर हुआ? तो एक छोटा सा आर्टिकल था सर्वे के बारे में, 2-4 इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो अभी बस खाली इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि अभी सर्वे हुआ नहीं है, अभी सर्वे यहाँ पर होगा, 1 साल लगेगा लगभग। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि हमें जुलाई 2022 से लेकर अगले जुलाई 2023 तक यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो उस बीच में यहाँ पर जितना भी सर्वे होगा उसके बाद ही हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा निकल कर आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही पढ़ सकते हैं, इस सर्वे को कौन कंडक्ट करेगा, प्लस इस सर्वे का मेजर फोकस क्या होता है, बस खाली इतना याद रखना। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन अगले पेज पर यहाँ पर आप छोटे छोटे आर्टिकल्स देख पाओगे। जैसे हमने इस वाले आर्टिकल को कवर किया, देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये वाला आर्टिकल है, अभी मैंने आपको फ्रंट पेज पर ही इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बस खाली इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पाली वाला आपको एरिया देखने को मिलता है, पाली नाम का एक गाँव आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये अभी हमारे देश का पहला पंचायत बन चुका है जो कि कार्बन न्यूट्रल है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है। जो भी पावर वगैरह जनरेट की जा रही है वो सब यहाँ पर सोलर एनर्जी के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, बस खाली नाम ध्यान रखना, उसके अलावा यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलता है, इसमें भी 1-2 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिसको ध्यान रख सकते हो। वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया है लता मंगेशकर अवार्ड को, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है हमारी लेट लता मंगेशकर जी को। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे जो अवार्ड है, ये अवार्ड यहाँ पर इन्हीं के नाम पर इंस्टीट्यूट किया गया, इनकी मेमोरी में, इनकी याद में यहाँ पर इस अवार्ड को बनाया गया है। ठीक है, एक लेजेंडरी सिंगर थी जिनको
जिनकी डेथ हो गई थी फरवरी में, आपको पता होगा इसी साल की बात है। लगभग इनकी एज 92 हो चुकी थी, वो बातें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो उन्हीं के नाम के ऊपर, उन्हीं की याद में यहाँ पर इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया और ये अवार्ड अभी हमारे पीएम को दिया गया है। तो अगेन ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाए। हाँ देखो, वनडे एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, तो मैं उसके हिसाब से भी आप लोगों को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कवर करवाता हुआ चल रहा हूँ। अब हम लोग चलते हैं अपने कुछ एनालिसिस वाले पोर्शन के ऊपर, जो कि डिटेल्ड आर्टिकल है, जहाँ से हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन बन जाए। देन उसके बाद हम लोग एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। तो एडिटोरियल्स में आज हमारे पास लगभग 4 एडिटोरियल हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ और भी आर्टिकल हैं जो कि बिल्कुल बकवास हैं। ऊपर यहाँ पर चाइना के अंदर पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की जा रही है। अगेन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर कोविड-19 को लेकर चर्चा की जा रही है। अगेन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। उसके बाद यहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, कुछ अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे यहाँ पर पोलियो वायरस के बारे में चर्चा की गई है, डिस्कस करेंगे इसको। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जीएस पेपर 2 के अंदर हेल्थ का सिलेबस, मतलब ये जो टॉपिक है वो मेंशन्ड है। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि अभी आपको पता होगा जो बहुत सारे जहांगीरपुरी वाले एरिया के अंदर काफ़ी सारे डिस्प्यूट देखने को मिली, जो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं उनको बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। उसको लेकर यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई देखो वो चीज़ें सही नहीं है, उसको लेकर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, या फिर जिनके दुकानें वगैरह को तोड़ा गया है, ठीक है, तो उन बेसिस पर अगर हम लोग बात करें उन लोगों के पास क्या क्या राइट्स देखने को मिलते हैं, वो चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूंगा, अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो। देन उसके साथ साथ यहाँ पर नीचे जो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल आप देख पाओगे, बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। एक जजमेंट के बारे में चर्चा की गई है, ओल्गा तेलिस जजमेंट। तो ये ओल्गा तेलिस जजमेंट क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स इसको समझाया गया है, और जैसे जहांगीरपुरी के अंदर हुआ है ना, उसी वॉयलेंस के बेसिस के ऊपर ही यहाँ पर ये वाला जजमेंट भी था, ठीक है। तो इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके साथ साथ यहाँ पर एक आर्टिकल आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंशन किया गया है अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ असम बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में। इन बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी रिजॉल्व करने के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, और मैं आपको इन बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ साथ बताऊँगा हमारे देश में और कहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, किस किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हैं आज के दिन में। यहाँ पे सबसे पहली बात, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के दोनों आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। चलो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक सबसे पहला आर्टिकल ये वाला है। अब मैं पहले एडिटोरियल का डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं तो मैं एडिटोरियल को बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करता था, ठीक है। तो इस वजह से इसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं उनको हम लोग इन एडिटोरियल्स के बाद में कवर कर लेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक जिस्ट को कवर कर लेते हैं कि आर्टिकल के अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। जिस्ट क्या है, तो जिस्ट यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, इस पूरे आर्टिकल की समरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे मेंशन किया गया है जो ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट है। ये जजमेंट आया था 1985 के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर मैंशन किया गया था कि देखो हुआ क्या, बहुत अलग तरीके से वहाँ पे भी क्या हुआ, काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पेवमेंट पर, यानी कि आप कह सकते हो फुटपाथ के आसपास, यहाँ पर जो सरकारी एरिया है वहाँ पे उनकी दुकानें यानी शॉप्स वगैरह हुआ करती थी, कुछ एरिया उन्होंने बना रखे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, उन सारी दुकानों को तोड़ दिया गया, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पर एक बुलडोज़र का यूज़ किया जा रहा है ना, उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि उनको फोर्सफुली तोड़ दिया गया। तो यहाँ पर ये केस पहुँचता है आगे। अब इस केस को लेकर एक जजमेंट आता है जिसका नाम है ओल्गा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर इन सारे दुकानों को तोड़ दिया था। अब मेंशन ये किया जा रहा है कि भाई देखो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस जजमेंट ने यहाँ पर ये बोला कि आप बिना किसी रीज़न के अगर आप लोग अनरीजनेबल तरीके से और फोर्सफुली ज़बरदस्ती उस व्यक्ति को उसकी दुकान से हटा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये यहाँ पर इस जजमेंट के अंदर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ यहाँ पे मेंशन किया गया ये कहीं ना कहीं राइट टू लाइवलीहुड का वोलेशन आपको देखने को मिलेगा। लोगों के पास जीने का अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं हनन होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ। अभी जो केस है ये स्टार्ट होता है 1981 के अंदर में, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों डिसाइड ये करते हैं कि बहुत सारे स्लम ड्वेलर्स हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारा जो पेमेंट वाला एरिया भी है, मतलब कि आप कह सकते हो फुटपाथ वाला एरिया है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। उन्होंने झोपड़ी भी बना रखी है, प्लस वहाँ पे दुकानें भी चल रही हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे किसने, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ यहाँ पर बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि इन लोगों को हटाना चाहिए, ठीक है। इन लोगों को हटाओ और जो भी इनकी प्लेसेस हैं यहाँ पर उनके प्लेसेस पर भेज दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया और फिर उसके बाद यहाँ पर ये काम किया भी गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे
ये एक मुद्दा पहुंचता है कोर्ट के अंदर में, और कोर्ट यहाँ पर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेकर आता है, बोलता है कि आप ऐसे ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, प्लस अगर रीज़न है भी तो आपको चीज़ें जो हैं वो तौर तरीके से करने चाहिए। वो तौर तरीके क्या हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी समरी है, वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ, पहले आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया। अब ये क्यों बताया जा रहा है, मतलब कि ऐसा इस आर्टिकल को आज क्यों लिखा गया, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा ही बिल्कुल इंसिडेंट आपको जहांगीरपुरी केस के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो मैंने अभी केस बताया है आपको, कौन सा वाला, ओल्गा तेलिस वर्सेस जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जजमेंट है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये लगभग 37 ईयर ओल्ड आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि देखो बिल्कुल सेम किस्सा ही आज के टाइम पर जहांगीरपुरी वाला केस से आप लोग रिलेट कर पाओगे। और इस वाले जो केस जो हमारे पास पुराना वाला केस था, वहाँ पे जो हमारी अपेक्स कोर्ट है उसने यहाँ पर बोला था कि भाई जो भी लोग रह रहे हैं आज के टाइम पर फुटपाथ पे रह रहे हैं, ठीक है, जो हेल्पलेस लोग हैं, ठीक है, उनके पास कोई ऐसी मदद नहीं है लेकिन वो यहाँ पर वहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट ज़मीन है वहाँ पे बनाकर रह रहे हैं, तो अगर आप लोग उनको हटा रहे हो वहाँ से तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इनफैक्ट यहाँ पर उस वाले जजमेंट के अंदर ये भी मेंशन किया गया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानों ने खोल रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर छोटी मोटी उन्होंने जॉब्स अपने लिए क्रिएट कर रखी हैं, वहाँ से वो कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड पूरी तरह से यहाँ पे चल रहा है, उसी से पैसा मिल रहा है, उसी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जब आप लोग यहाँ पर उसको तोड़ दोगे तो क्या होगा, उनका जो लाइवलीहुड है, जो खासकर लाइवलीहुड को लेकर उनके पास राइट है, उनके पास जो हक है, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होता हुआ नज़र आता है। ये यहाँ पर इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो जो जजमेंट है इसकी एक समरी कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो ओल्गा तिलिस जजमेंट है इसके बारे में और क्या क्या मेंशन किया गया, देखो ये जो जजमेंट है ये 1985 के अंदर में हुआ था। उस समय यहाँ पर 5 जज की बेंच बैठी थी और हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे वो उनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। और इन्होंने यहाँ पर ये बोला भी, यहाँ बिल्कुल ऐसा है, देखो बहुत सारी जो गवर्नमेंट के प्लेसेस हैं अगर उनके ऊपर लोग रह रहे हैं, ठीक है, फुटपाथ पर यहाँ पर लोगों ने चीज़ें डेवलप कर रखी हैं, वहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अनऑथराइज्ड हैं, ठीक है, वो चीज़ें सही नहीं हैं। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई कोर्ट को भी कुछ चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, कोर्ट को भी उनको एक मौका देना चाहिए, ठीक है, मतलब कि ऐसा ना हो कि तुरंत जाकर तोड़ना स्टार्ट कर दिया, एक उनको मौका मिले ताकि उनकी सुनवाई की जा सके, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि मतलब आप हट सकते हो आराम से यहाँ से, लेकिन जाकर अचानक से ये काम करना मतलब ये कोई ज़्यादा सही नहीं रहेगा। एग्जैक्टली आप देख पाओगे ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देन उसके बाद इन्होंने मेंशन किया गया, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है यहाँ पर किस चीज़ को लेकर, आर्टिकल 21 का, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है हमारे संविधान का वो बेसिकली यहाँ पर आपको राइट देता है, राइट टू लाइवलीहुड का। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज़ें मेंशन करी हैं कि भाई आप जो कि अगर ज़बरदस्ती किसी को उसके प्लेस से हटा रहे हो, ठीक है, और वो भी अनरीजनेबल तरीके से, आप कह सकते हो कि कोई भी कारण नहीं है, उसके बाद यहाँ पर आपने फोर्स लगा के ज़बरदस्ती तरीके से उसको हटा दिया और बिना कोई से चांस दिए, आपको करना क्या चाहिए, पहले एक चांस देना चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, बिना चांस दिए यहाँ पर आप उसको हटा रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल देखने को मिलता है, ये भी मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर उनका जो राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी है वो वॉयलेट होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है चाहे वो फुटपाथ पर रह रहे हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो इंडिया के अंदर, तो संविधान के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सभी के पास ये राइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए चले जाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी मेंशन कर दिया कि जो भी भाई वेलफेयर स्टेट है और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी जो पावर्स हैं उसका इस प्रकार से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, और इस प्रकार से इस्तेमाल ना करे कि मतलब दूसरे का जो राइट टू लाइवलीहुड है वो वॉयलेट हो जाए। देन उसके बाद और क्या बताया गया इस जजमेंट के अंदर, देखो 1981 के अंदर भी जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने डिसाइड किया कि मतलब उस समय इन्होंने डिसाइड किया था कि भाई जो फुटपाथ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, स्लम ड्वेलर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, बॉम्बे सिटी के अंदर में, तो उनको हटा देना चाहिए। इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया भाई उनको हटा दो, और हटाते हुए यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारे डिमोलिशन के केसेस देखने को मिले, मतलब जो भी एरिया उन्होंने बना रखा था, झोपड़ी वगैरह बना रखी थी या फिर यहाँ पर दुकानें वगैरह खोल रखी थी, उनको यहाँ पर तोड़ दिया गया, डिमोलिशन यहाँ पर किया गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये डिमोलिशन होने के बाद में काफ़ी सारे जर्नलिस्ट एनजीओज़ ने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया। देन उसके बाद यहाँ पर ये मुद्दा आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। जो केस है मतलब पहले तो सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने से पहले इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह उठ जाते हैं, काफ़ी बवाल हो जाता है, फिर बाद में जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस चीज़ को लेकर वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से रूल करता है। उसको बताने से पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर ये सारे काम हो रहे थे, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी
तरफ से क्या डिफेंड किया अपने आप को, वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि अपने आप को कैसे डिफेंड किया उन्होंने। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये बोला कि देखो कि जो आज के टाइम पर ये पेवमेंट डेवलपर्स हैं जो कि यहाँ पर रह रहे हैं फुटपाथ पर, जो भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पर अपना एरिया डेवलप कर रखा है, तो इनको स्टॉप करना चाहिए। ESTOPPED यहाँ पे ये स्पेलिंग है, स्टॉप्ड। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पे बोला गया जो कोर्ट है, कोर्ट को रोकना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ये जो लोग हैं ये अपने एरिया को डेवलप कर रहे हैं, इस एरिया को डेवलप करने से कोर्ट को रोकना चाहिए था। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो ये लोग अपने फंडामेंटल राइट को लेकर हमारे पास नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये पब्लिक एरिया है, ठीक है। अगर इनको हटाया जा रहा है तो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट का क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक एरिया के अंदर भी जो लोगों के पास में राइट ऑफ वे है, लोगों के पास में यहाँ पर हक है कि वो यहाँ पे जो रास्ता है उनको क्लियर मिले, तो इस प्रकार से लोगों के पास में भी आपको राइट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्लैश देखने को मिलता है। तो मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने आप को डिफेंड कर रही है कि हाँ देखो जो भी क्या है हम लोगों ने यहाँ पर सही किया है, ठीक है, इस प्रकार से डिफेंड किया गया। लेकिन जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है कि देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला जो राइट टू लाइवलीहुड है ये एक इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ का, ये आपको मतलब एक इंटीग्रल कंपोनेंट देखने को मिलेगा राइट टू लाइफ का, और राइट टू लाइफ का हक हमारे संविधान में सभी लोगों को मिला हुआ है। इसी वजह से आपको उस संविधान का जो भी प्रोविज़न है उसका पालन करना चाहिए, उस आर्टिकल का यहाँ पे पालन करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेंशन करता है। देन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इन्होंने ये बोला दूसरी चीज़ कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2-4 बातों के ऊपर और ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको पहली बात उस व्यक्ति को बोलने का हक देना होगा, उसकी भी तो सुनवाई करो, ठीक है। जिसका घर यहाँ पर हटा रहे हो उसकी सुनवाई भी करनी चाहिए, ठीक है। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करें। प्लस उनको चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप को एक बार एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, अपने आप को यहाँ पर एक बार बता सकें। तो ये चांसेस भी उनको मिलने चाहिए, और पहले आप लोग यहाँ पर चीज़ों को उनके साथ में डिस्कस करो, फिर उसके बाद में आपको ये काम करना चाहिए था। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने स्टेटमेंट दे दिए। तो एट द लास्ट यहाँ पर इसका क्रक्स यही निकल कर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में इन्होंने ओपिनियन यही दिया कि देखो शुड बी आस्क्ड एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिपार्ट बिफोर फोर्स यूज टू एक्सपेल हिम। मतलब कि उन लोगों को उस वाले एरिया से हटाने से पहले उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ठीक है, कि वो यहाँ से हट जाएं वो खुद ही, ठीक है। ये अचानक से काम नहीं करना चाहिए, आप उनको एक बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दो, वो हट जाएं। प्लस उनको एक बार सुनने की कोशिश करो, ठीक है, उनको सुना भी जाना चाहिए। और प्लस ये जो राइट्स हैं इन राइट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड का। और इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे राइट्स और भी हैं, आपको पता होगा इस प्रकार के एडिटोरियल्स और भी हमने रिसेंटली कवर किए, जहाँ पे राइट टू हाउसिंग को लेकर चर्चा की गई थी। जो अभी एक इसी टॉपिक को लेकर एक और एडिटोरियल कवर किया गया है, वहाँ पर भी राइट टू हाउसिंग को लेकर चर्चा की गई है, आगे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल इस आर्टिकल के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई यहाँ पर ये जो ओल्गा टेलिस जजमेंट था वो क्या था, ठीक है, इस जजमेंट के अंदर क्या क्या देखने को मिलता था, ठीक है। प्लस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया, उसको प्रति यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या निकल कर आता है ना। और यही वाला जो केस है, यानी कि वो जो एरिया को हटाया जा रहा है, उन एरिया को हटाने वाला जो सिमिलर केस है वो आपको जहांगीरपुरी के अंदर देखने को मिलेगा। तो जहांगीरपुरी से रिलेट करते हुए इस केस को मेंशन किया है कि भाई आप उन चीज़ों को देख सकते हो, उन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी आपको यहाँ पर चलना चाहिए। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर। देखो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आज के मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है, कि भाई नॉर्थ ईस्ट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है भारत के लिए। प्लस मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर किस किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर किस किस प्रकार से आप कह सकते हो कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपको अगर नॉर्थ ईस्टर्न वाला के रीजन वाले के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानना है, मतलब कि जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है हमारा, वहाँ पे किस किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानना है, तो आप मॉर्निंग का करंट अफेयर का वीडियो एक बार देख सकते हो। यहाँ पे लेकिन कुछ और बात की गई है, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में जानेंगे। देखो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन ऐसा रीजन है वहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मैंशनड है, एक एक करके कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना, एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप लोग वो सपोर्ट कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। क्लियर हुआ? और बाकी आपको डेली बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलता है, आपको पता होगा। वो मेंस का क्वेश्चन एडिटोरियल को हम लोग जब खत्म करेंगे तो उसके बाद मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन भी दे दूंगा, और उस क्वेश्चन को लिखकर आपको कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे सबमिट करना है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को वहीं पर बता दूंगा, ठीक है। अभी ये चर्चा में क्यों है, ये आर्टिकल इसलिए चर्चा में है
क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश है और असम है, अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और उसके बाद यहाँ पर जो असम के काउंटर पार्ट आपको देखने को मिलेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाएंगे और वो जो कमेटी होगी वो इन दोनों राज्यों के बॉर्डर के विवाद को सॉल्व करेगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों के बीच में बॉर्डर को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद देखने को मिलता है। नवी जो बॉर्डर के बीच में विवाद है ये 1951 से ही स्टार्ट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर कुछ एरिया को लेकर यहाँ पर क्लेम किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख पाओगे एरिया ऑफ बलीपारा और सादिया फुटहिल्स, ये कुछ एरिया आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर जगह होगी। अब बॉर्डर डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है? बॉर्डर डिस्प्यूट इसी चीज़ को लेकर है भाई, कुछ हिस्सा है जिसको एक राज्य क्लेम कर रहा है और दूसरी तरफ से दूसरा राज्य क्लेम कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरफ उसी हिस्से को अरुणाचल प्रदेश क्लेम कर रहा है, वो मेरा हिस्सा है, और उधर से यहाँ पर असम क्लेम करता है, वो मेरा हिस्सा है। इसी को लेकर ये विवाद बढ़ता हुआ चले जाता है। अब इसी विवाद को देखते हुए कमेटी को बनाया गया, वो कमेटी इस विवाद को अच्छे से एनालाइज करके एक सोल्यूशन लेकर आएगा। ये यहाँ पर मुद्दा हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आपको अभी 2-4 इन्फॉर्मेशन और जाननी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग स्क्रीन पर नीचे की साइड में देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश और असम बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हमारे देश में बहुत सारे बॉर्डर के बीच में डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो प्रोमिनेंट डिस्प्यूट हैं जिसको लेकर क्वेश्चन पहले पूछा गया है और पॉसिबिलिटी है कि भाई वो क्वेश्चन पूछे जाएँ या फिर पिछले 1 साल में डिस्प्यूट जो चर्चा में है वो सारे मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो पहले हम लोग अगर बात करें हमारे कंट्री के अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर, चलो पहले वाला हम लोग असम अरुणाचल प्रदेश वाले कवर कर लेते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो असम लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 804.10 किलोमीटर का एक बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ में। इसको मैप में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आप लोग मैप देख पाओगे, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न वाला मैप आपको देखने को मिलेगा। इधर असम हुआ, देन मेघालय, देन नागालैंड। अभी हम लोग बात किस की कर रहे हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, इस वाले बॉर्डर की। तो ये बॉर्डर आपको लंबा चौड़ा बॉर्डर देखने को मिलेगा जो कि दोनों स्टेट्स आपस में साझा करते हैं। अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई, जैसे मैंने आपको बताया। वो कमेटी क्या करेगी? वो यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे करके देखेगी, ठीक है। वो कमेटी यहाँ पर जॉइंट सर्वेस करेगी इन डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर में और एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगी और वो एक सोल्यूशन को लेकर आया जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्यूट की, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे देश के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे डिस्प्यूट के अंदर असम अरुणाचल प्रदेश के बाद एक सबसे पॉपुलर डिस्प्यूट देखने को मिलता है असम और नागालैंड के बीच में। यहाँ पर असम और नागालैंड के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को ये सारे के सारे मैप अभी दिखा चुका हूँ। तो इनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो भी बहुत लंबे समय से, जब से नागालैंड बना है 1963 में, तब से ही आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाएंगे। दोनों स्टेट जो हैं, मतलब कि असम और नागालैंड, इन दोनों के बीच में एक एरिया है मेरापनी, ठीक है, एक छोटा सा गाँव है, इसको लेकर विवाद रहता है। दोनों आपस में यहाँ पे क्लेम करते हैं। मेरापनी यहाँ पर आपको असम के गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा दूरी पर देखने को मिलेगा। तो इस विलेज को लेकर यहाँ पे चर्चा की जाती है, इस विलेज को लेकर डिस्प्यूट रहता है। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारे वॉयलेंट क्लैशेस भी हुए हैं, ठीक है। लगभग 1960 से काफ़ी सारे हमने देखे विवाद भी क्रिएट हुए इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर। देन उसके बाद यहाँ पर असम और मेघालय का डिस्प्यूट आता है। असम मेघालय की बात करें तो मेघालय भी असम के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है। देखो असम यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था जिसमें से ये सारे स्टेट्स निकले हैं, क्योंकि अगर हम लोग असम के मैप को देखें तो असम बहुत सारे स्टेट्स के साथ में अपने बाउंड्री को शेयर करता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, देन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो असम के इन सभी राज्यों से कहीं ना कहीं बहुत बड़े विवाद देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा इस वाले रीजन में एक डिस्प्यूट रहता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि नागालैंड के साथ में यहाँ पर एक एरिया को लेकर डिस्प्यूट रहता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग बात करें मेघालय के साथ में, तो मेघालय के साथ में तो लगभग मेरे हिसाब से 12 जगह हैं, यहीं पर बॉर्डर पर 12 जगह हैं जहाँ पर विवाद रहता है। मेघालय क्लेम करता है वो एरिया मेरा है और असम क्लेम करता है कि वो एरिया मेरा है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों डिस्प्यूट क्लियर हुए। उसके बाद आपको थोड़ा सा हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बाहर निकलें तो उसके बाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में भी आपको डिस्प्यूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना, दोनों के बीच में जो मतलब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का डिस्प्यूट है वो यहाँ पर परवाणु रीजन को लेकर है। क्योंकि आपको पता होगा कि पंजाब को ही पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, फिर उसके बाद हरियाणा बना, ठीक है, हरियाणा अलग हुआ और फिर जो कुछ हिस्सा था वो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था। अब क्या हुआ, कुछ बॉर्डर आपको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में देखने को मिलेगा। अब उसी वाले बॉर्डर वाले रीजन के अंदर इनके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर अगर दिखाऊं, ये वाला मैप देखो, ठीक है। इसमें हमने पंजाब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने आपको ये मैप दिखाया था। तो 1951 में यहाँ पे पंजाब वाला एरिया कुछ इस प्रकार से हुआ करता था, 1954 में इस प्रकार से हुआ, 1956 में ऐसे, 1966 में आप देख पाओगे ये पंजाब इधर हुआ, हरियाणा अलग हुआ, इधर चंडीगढ़, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको हरियाणा का बॉर्डर देखने को मिलेगा, ऊपर हिमाचल प्रदेश का। इन बॉर्डर के बीच में आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है।
देन उसके बाद दूसरा डिस्प्यूट आता है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच का। अब लद्दाख हिमाचल प्रदेश का क्या डिस्प्यूट है, तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख और दूसरी तरफ आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, दोनों यहाँ पर सारचू वाली एरिया को क्लेम करते हैं। ठीक है, दोनों यहाँ पर इस वाले हिस्से को अपना बताते हैं। उसके बाद और कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में ये जो डिस्प्यूट है, ये हमारे आप कह सकते हो कि देश का सबसे बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, एक एरिया है बेलागांव। ठीक है, आप कह सकते हो जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर हम लोग थोड़ा सा मैप बनाएं तो मान लो ये आपको ऊपर महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आप देख पाओगे एक एरिया है बेलगांव करके। ठीक है, या बेलगांव करके, तो उस वाले रीजन को लेकर डिस्प्यूट रहता है। उस वाले रीजन को लेकर महाराष्ट्र क्लेम करता है कि वो मेरा रीजन है और कर्नाटका क्लेम करता है कि वो मेरा रीजन है। और ये विवाद हमने रिसेंटली काफ़ी डिटेल से इसको कवर भी किया था। ठीक है, बेलगांव के अंदर जो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है वो मराठी और कन्नड़ा दोनों वाली पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर मतलब दोनों भाषा बोलने वाले लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बोला जाता है, महाराष्ट्र बोलता है कि देखो यहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो ये वाला हिस्सा मेरे पास में आना चाहिए। ठीक है, और कन्नड़ा यहाँ पर छोड़ता नहीं है हिस्सा को, मतलब कर्नाटका छोड़ता नहीं है, बोलता है कन्नड़ा बोलने वाले काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पर इसको इंक्लूड कर गए थे कर्नाटका के अंदर में, तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रख सकते हो। इस वजह से कर्नाटका इसको छोड़ता नहीं है, इस हिस्से को बोलता है कि ये हिस्ट्री के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, और महाराष्ट्र बोलता है अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पर बात करें तो लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत सारे राज्य अलग हुए हैं, बहुत सारा हिस्सा बटा है, तो लैंग्वेज के बेसिस पर, भाषा के आधार पर ये महाराष्ट्र वाला जो मराठी वाला रीजन, सॉरी ये जो बेलगांव वाला रीजन है, यहाँ पे जो मराठी ज़्यादा बोली जा रही है, तो वो इस हिसाब से हमारे पास होना चाहिए। ये एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद असम मिजोरम के बीच में भी डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है। आप देख पाओगे जो मिजोरम है, मिजोरम पहले असम का ही एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, असम से ये डिस्ट्रिक्ट बाहर निकला है। जैसे मैंने आपको बताया, असम से बहुत सारे एरिया जो है निकले हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो असम से यहाँ पर मिज़ोरम भी निकला। और उसके बाद आप देख पाओगे मिज़ोरम एक बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ में, और वहाँ पर जो डिस्प्यूट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट रिसेंटली काफ़ी चर्चा में था, काफ़ी दंगे वगैरह हो गए थे इन दोनों के डिस्प्यूट के बीच में। ठीक है, मिज़ोरम यहाँ पर चाहता है अपनी खुद की इनर लाइन को नोटिफाई कर चुका है उसके हिसाब से चलना, लेकिन असम यहाँ पर अपने हिसाब से चलना चाहता है। कुछ एरिया है वाइज है, आप कह सकते हो। अगर इसको हम लोग डिटेल से कवर करेंगे एक एक इन्फॉर्मेशन, तो एक एक डिस्प्यूट को कवर करने के लिए बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अरुणाचल असम के डिस्प्यूट के बारे में, इसके अलावा और कौन कौन से डिस्प्यूट हमारे कंट्री में देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिस्प्यूट बेसिकली कुछ ना कुछ रीजन को लेकर ही है। क्लियर हुआ। अब क्या है, यहाँ पर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो हमने कवर कर लिया जितना भी इंपॉर्टेंट था कि भाई इस डिस्प्यूट को अब सेटल किया जाएगा, यहाँ पे कुछ सोल्यूशन लेकर आ जाएगा। उसके लिए कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है, अब वो कमेटी अपना आप सोल्यूशन निकाल कर लेकर आएगी। लेकिन अभी उससे पहले आपको एक और मैप देखना चाहिए, और वो मैप आता है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, अगर आप लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लिए मैप लगा दिया है। जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट अभी हम लोगों ने कवर किए हैं वो सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, असम नागालैंड के बीच में। ठीक है, फिर उसके बाद असम अरुणाचल प्रदेश के बीच में, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। असम मिजोरम की लोकेशन यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये वाला, और असम मेघालय के बीच में डिस्प्यूट हो गया। फिर उसके बाद कर्नाटका महाराष्ट्र, ये सारे डिस्प्यूट्स अभी हम लोगों ने कवर किए। आई होप आप लोगों को सारी लोकेशंस भी कवर करवा दी गई है। आई होप आपको सारी बातें अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे अगले पिक्चर के अंदर भी आपको यही डिस्प्यूट देखने को मिलेंगे। यह पिक्चर मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, पीडीएफ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ्स आ जाएंगी, यहाँ से आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो ये तो हमने चर्चा कर ली। अब उसके बाद एक और मेजर पॉइंट बचता है। मेजर पॉइंट ये बचता है कि हम लोग फोकस कर रहे हैं इतना ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर, क्योंकि अभी हमने सुबह एक आर्टिकल कवर किया था, वहाँ पर भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में चर्चा की जा रही है। इतना फोकस क्यों किया जा रहा है? देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन कौन सा, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है। इस प्रकार से आप देख पाओगे जो यहाँ पे इंडिया का मैप में इस प्रकार से जो रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाला है ना, तो यहाँ पर आपको सारे स्टेट्स देखने को मिलते हैं। अब ये हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस हिस्से में शांति नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर हमेशा डिस्प्यूट रहेगा या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, तो हम लोग बाकी सारे इधर वाले ईस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने से पहले मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ। ठीक है, ये आपके लिए मेंस के लिए अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो भारत के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन की लोकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को देखते हो तो इसके इधर ही, मतलब कि मान लो यहाँ
यहाँ पर ये रीजन हुआ तो इसके इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश आपको देखने को मिल जाता है, फिर इधर पूरा का पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। तो भारत का ये हिस्सा यहाँ पर इधर की साइड में ईस्टर्न कंट्रीज़ को कनेक्ट करने में काफ़ी मदद करता है। फिर उसके बाद आप देख पाओगे भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हम लोग अपने ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ऑब्वियस ही बात है, ईस्टर्न मतलब यहाँ पे जो ये इंडिया हुआ, इधर वाला ईस्ट वाला पोर्शन हो गया, इधर वाला यहाँ पर वेस्ट वाला पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन देखने को मिलेगा। तो इसके इधर वाले जो वर्ल्ड पूरा देखने को मिलेगा, इधर म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, लाओस हो गया, सिंगापुर हो गया, बहुत सारे देश आपको यहाँ पर सब देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो भारत इनके साथ में रिलेशंस को डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है। तो अगर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, वहाँ पे शांति प्रॉपरली बनेगी नहीं, तो हम लोग उस वाले पूरे ईस्टर्न वर्ल्ड से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को शांत बनाने के लिए एक और मकसद ये भी है कि भाई वहाँ पर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब कि देखो इस वाले रीजन में आपको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारे देश का वाटर रिसोर्सेज, तो उसका 34% वाटर रिसोर्स आपको वहीं से मिलता है। प्लस इंडिया का जो भी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसका 40% तक का जो पोटेंशियल है वो आपको वहीं पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिक्किम आपको देखने को मिलेगा इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद टूरिज्म पोटेंशियल के तौर पर देखें तो घूमने फिरने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी आपको एक टॉप एरिया पे देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाती हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा, ठीक है, अलग अलग पार्क मिल जाते हैं, मानस नेशनल पार्क, नमेरी, ओरंग, ठीक है। तो अब लोग यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो आप भी देख पाओगे टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस के हिसाब से बात करें तो अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे पॉपुलर फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया नागालैंड का, ठीक है, सिक्किम का यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ट्राइब्स अलग अलग फेस्टिवल्स को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, उनका खुद का अपना कल्चर है। तो कल्चरल बेसिस पर भी ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्लस इस एरिया को हमने सिक्योर बनाने के लिए या फिर शांत बनाने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव उठाए हैं। जैसे एक इनिशिएटिव हमारा ये देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन करके, यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए। जैसे कि यहाँ पर भारत योजना के अंदर, भारतमाला परियोजना के अंडर में हमने काफ़ी सारी जो रोड्स हैं उसको बढ़ाया है। लगभग 5301 किलोमीटर की जो रोड है उसको अप्रूव कर दिया कि उन रोड्स को इम्प्रूव किया जाएगा। देन उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके अंदर हमने देखा उड़ान स्कीम को काफ़ी हमने प्रमोट किया, उड़े देश का आम नागरिक, जहाँ से हमने क्या किया, जो फ्लाइट का जो भी यहाँ पे खर्चा होता है उसको काफ़ी अफोर्डेबल बनाया ताकि हम लोग फ्लाइट के माध्यम से भी उस एरिया को कनेक्ट कर पाएँ। प्लस हम लोग काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि दुनिया भर की जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न कंट्रीज़ को कनेक्ट हम लोग करते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से, ठीक है। जैसे आप एक प्रोजेक्ट का नाम देख पाओगे, इसका नाम है कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट। अगर मैं आप लोग को इसको मैप में दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हो गया, ये तो आपको पता है क्या। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया इधर बांग्लादेश हुआ, इधर म्यांमार हुआ, फिर उसके बाद इधर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। इन कंट्रीज़ से कनेक्टिविटी बनाने के लिए हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न वाले पोर्शन से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पर ये जो BCIM है, यानी कि बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार का जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है, इन देशों को कनेक्ट करने के लिए भी जो हमने कॉरिडोर बनाया है वो भी यहाँ पर इस वाले हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले पोर्शन से निकल कर जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट आपको ये वाला प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसके बारे में आपको बताया मल्टी मॉडल वाला, ठीक है, मल्टी मॉडल कालाधन प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या है, हम लोग देख पाओगे कोलकाता से कनेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे समुद्र के रास्ते से कनेक्ट किया गया, म्यांमार गए, म्यांमार में पहले पहुँचे, देन उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्टर्न वाले स्टेट्स में पहुँचे, ठीक है। तो आप देख पाओगे इस प्रकार से आपको एक कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर फोकस किसके ऊपर किया, तो फोकस हमारा यही है मेजरली इस वाले एरिया के ऊपर। एक सेकंड में यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे यहाँ पे अगर इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसके ऊपर हमारा पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहेगा, पूरा फोकस नहीं रहेगा, यहीं पर डिस्प्यूट चलते रहेंगे, तो हम लोग इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे जो खासकर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर देखने को मिल पाती है। तो बेसिकली इसी वजह से ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जानने को मिल चुकी हैं। अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर मेंशन किया गया है पोलियो इरेडिकेशन को लेकर। मतलब यहाँ पर जो देखो पोलियो है, पोलियो अपने आप में एक वायरस देखने को मिलेगा जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान रहते भी हैं। इंडिया के अंदर पोलियो के केसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। इंडिया यहाँ पर एक तरीके से पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन ले चुका है WHO से, ठीक है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अभी क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इस पोलियो के केसेस दोबारा से देखने को मिले हैं और काफ़ी सारी बार हम लोग ये देखते हैं कि जो पोलियो है इसकी वजह से कंडीशंस काफ़ी बदतर हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि लोगों की डेथ तक हो जाती है पोलियो की वजह से। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट क्या हो सकता है,
वो सारी बातें मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास यहाँ पे कवर किया गया है। जैसा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, जो रिसेंट न्यूज़ निकल कर ये आती है, एक वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, WPV1, ठीक है। ये आपको मालावी के अंदर देखने को मिलेगा। मालावी के अंदर ये आउटब्रेक हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको इसराइल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, ये आउटब्रेक हुआ है। तो ये अलग अलग जगह पर ये वायरस आउटब्रेक हुआ, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से चर्चा में पहले तो मैं आप लोगों को पोलियो के बारे में कुछ स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मेंशन किया गया, पोलियो अपने आप में एक डेडली वायरस इन्फेक्शन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली आपका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, यानी कि दिमाग के ऊपर डायरेक्टली वो असर पहुँचाता है। आज के टाइम पर जो ये पोलियो वायरस है, आपको 3 स्ट्रेन देखने को मिलता है। वो 3 स्ट्रेन कौन कौन से आपको नजर आएंगे? 3 स्ट्रेन में यहाँ पर एक है WP1, ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, देन उसके बाद यहाँ पर टाइप 3 वाला आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या है, मेंशन ये किया गया कि इन तीनों स्ट्रेन की वजह से आपको देखने को मिलेगी काफ़ी सारी परेशानियाँ। यहाँ पे इनफैक्ट पैरालिसिस हो जाता है, और पैरालिसिस के साथ साथ हम लोग इवन बहुत सारी कंडीशन में देखते हैं कि लोगों की जान भी चली जाती है जो यहाँ पे पोलियो से सफ़र करता है। क्लियर हुआ? देन उसके बाद यहाँ पे अब ये पोलियो फैलता कैसे है? देखो, जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। उसके पीछे यहाँ पे कोई खाना हो गया, ठीक है, कोई झूठा खाना हो गया, या फिर आप कह सकते हो कोई गंदा पानी हो गया, कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो गया, कॉन्टेमिनेटेड फूड हो गया। अगर यहाँ पर इस फूड से, इस वाटर से कॉन्टैक्ट हो रहा है किसी 2 व्यक्ति के बीच में, तो यहाँ पर ये पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो सकता है एक दूसरे के बीच में। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे फेकल ओरल का रूट हो गया। मतलब कि देखो, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? किसी व्यक्ति ने टॉयलेट करी है, वो उस पर मक्खी बैठी, फिर उसके बाद वो साथ पे फूड पे पहुंचती है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर ये पोलियो ट्रांसमिट होता हुआ चलता है। उसके साथ साथ बताया गया, ये जो पोलियो वायरस है ये लगभग 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। इनफैक्ट यहाँ पर उनके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जाकर ये बढ़ने लगता है, मल्टीप्लाई होता रहता है वो। और साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जब इंटेस्टाइन के अंदर बढ़ेगा, इंटेस्टाइन के साथ साथ ये डायरेक्टली जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे दिमाग के ऊपर डायरेक्ट असर डालता है, और बॉडी के अंदर पैरालिसिस जैसी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बाकी लक्षण के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आपको लोग देखने को मिलेंगे जो पोलियो से सफ़र करते हैं, उनको कोई भी लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब वो बीमार नहीं पड़ते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने को मिले जिनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि बुखार हो गया, थकावट हो गई, नौसिया, हेडेक हो गया, या फिर हाथों में दर्द, पैर में दर्द। इस प्रकार के अलग अलग यहाँ पर लक्षण देखने को मिल सकते हैं पोलियो वाली कंडीशन के अंदर। उसके साथ साथ बताया गया, बहुत कम केसेस ऐसे भी निकल कर आते हैं जहाँ पर पोलियो इन्फेक्शन की वजह से परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन हो जाता है। मतलब कि जो आपकी मसल्स हैं वो, उनकी जो फंक्शनिंग वो बंद हो जाती है, और कभी कभी यहाँ पे परमानेंटली बंद हो जाती है, जो कि पैरालिसिस वाली सिचुएशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख पाओगे, पैरालिसिस के अंदर यहाँ पर फिर कोई भी बॉडी पार्ट वो जो है काम करना, मतलब आप कह सकते हो काम नहीं करता है, इनफैक्ट यहाँ पे बोलें तो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया गया, मतलब कि कभी कभी पोलियो के जो सिचुएशन है वो इतनी बदतर हो जाती है कि इंसान की जान चली जाती है, क्योंकि उसके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, पैरालिसिस वाली सिचुएशन हो जाएगी, तो यहाँ पर इवन डेथ वाली कंडीशंस भी देखने को मिल जाती है। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई जब इतना खतरनाक सिनेरियो है तो क्या इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो यहाँ पे मेंशन किया गया, देखो अभी तो कोई भी ऐसा ठीक करने का इसका उपाय नहीं है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के बाद में इस बीमारी को टैकल किया जा सकता है। अब उसके लिए आपको वैक्सीन देखने को मिल जाएंगी। हमारे पास है ओरल पोलियो वैक्सीन, यानी कि एक OPV ओरल पोलियो वैक्सीन देखने को मिलेगी, जो कि दी जाती है ओरली, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो ड्रॉप वगैरह डाल दी जाती है। आपको पता होगा पोलियो ड्रॉप्स वगैरह पिलाई जाती हैं, तो ये बेसिकली दी जाती है खासकर 6-10 साल और 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह के बच्चों को, ठीक है। ये यहाँ पर बूस्टर डोज दी जाती है। उसके साथ साथ एक दूसरी वैक्सीन आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी वैक्सीन का नाम है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, IPV, ठीक है। इसको भी इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया था, तो ये भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में काम करती है। तो हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसा सोल्यूशन नहीं है, बट आपको यहाँ पर 2 प्रकार की वैक्सीन्स देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर इसको टैकल करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है, जहाँ पे ये मेंशन किया गया IP वगैरह के बारे में आप लोग देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद इंडिया और पोलियो के बीच का क्या कनेक्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब कि भारत के अंदर पोलियो का केस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन का जो ये आप कह सकते हो पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन है, ये WHO के थ्रू हम लोग को मिला था साल 2014 के अंदर में, ठीक है। और कैसे दिया गया, इससे पहले लगभग आप कह सकते हो 2011, 12, 13 इन 3 साल में हमारे कंट्री में एक भी पोलियो का केस निकल कर नहीं आया। इसी वजह से पोलियो फ्री का सर्टिफिकेशन हम लोग को मिल चुका था। क्लियर हुआ? अब ये जो अचीवमेंट है
ये काफ़ी बढ़ चुकी थी। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, इसी वजह से यहाँ पर ये काम हो पाया है, ये भी आपको पता है। और जो लास्ट केस देखने को मिला है पोलियो का हमारे देश के अंदर में, वो साल 2011 में 13 जनवरी को देखने को मिला था। क्लियर हुआ? तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। देन उसके बाद पोलियो के बारे में बात करें तो इस पोलियो को ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। देखो, पोलियो को कम करने के लिए अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं। खासकर अगर हम लोग देखें तो मतलब अल्टीमेट लेवल पर जो हमारा ग्लोबल लेवल है दुनिया में, यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ अलग अलग स्टेप्स उठा रही हैं। वो क्या क्या स्टेप्स उठा रही हैं प्लस भारत क्या क्या स्टेप्स उठा रहा है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल लेवल पर बात करें तो पोलियो को रोकने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया जाता है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था 1988 में, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव को, है ना। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसको नेशनल गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। और आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज, लगभग आप कह सकते हो कि दुनिया भर की जितनी भी जनसंख्या है उसकी 80% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पोलियो फ्री रीजन के अंदर रह रही है। वहाँ पे कोई भी पोलियो का ऐसा खतरा देखने को मिलेगा नहीं। फिर एस्टिमेटेड बताया गया 1.5 मिलियन जो चाइल्डहुड डेथ यहाँ पर रोकी गई हैं जो कि पोलियो की वजह से हो सकती थी, है ना। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये अपने आप में काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। और पोलियो को देखते हुए अब पोलियो के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग एक वर्ल्ड पोलियो डे को भी ऑब्जर्व करते हैं हर साल। ध्यान रखना, तो हर साल वर्ल्ड पोलियो डे ऑब्जर्व किया जाता है 24 अक्टूबर को। ये भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी ताकि हम लोग क्या कर सकें, देश को एक तरीके से जागरूक कर सकें इस पोलियो के केसेस के बारे में और इससे हम लोग जो है लड़ सकें। क्योंकि अपने आप में जब ये फैलेगा तो ये अपने आप में एक बहुत डेंजर सा बन जाता है, ये आपको पता ही है, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली भारत के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए हैं पोलियो को टैकल करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पोलियो वायरस के बारे में पूछा, देन उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि हाँ, भारत ने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए, सरकार ने कौन कौन से इनिशिएटिव उठाएं इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। तो यहाँ पे इनिशिएटिव की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला इनिशिएटिव इंडिया का था पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। इसको स्टार्ट किया गया था। इसके पीछे का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओरल पोलियो वैक्सीन दे सकें और इस पोलियो को हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। दूसरा यहाँ पर इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष 2.0 आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी हमारा फोकस ये था कि हम लोग क्या कर सकें, लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर काम करें, उनको यहाँ पर हम लोग इम्यूनाइज कर सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रोग्राम आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम देखने को मिलेगा। हेडिंग भी थोड़ी बहुत पता होगी ना तो आप अपना काम कर जाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखने के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री क्या कर रही है, क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर ये 3 मेजर पॉइंट्स जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो मतलब ये आर्टिकल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मतलब कि एक टॉपिक आप कह सकते हो, जैसे मान लो ये एक पोलियो एक टॉपिक है, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 2 के अंदर, हेल्थ के अंदर, डिजीज़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मतलब चर्चा में आता रहता है पोलियो। तो पोलियो आपका तैयार हो चुका है पूरी तरह से। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब यही है, ठीक है, कि यहाँ पर कैसे कैसे आउटब्रेक होता है, क्या कौन कौन से स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, प्रिवेंटेबल है या नहीं है, वैक्सीन्स कौन सी हैं, प्लस यहाँ पर इंडिया और पोलियो को लेकर क्या डेटा हमारे पास आता है, दुनिया में कैसे कम कर रहे हैं, इंडिया कैसे कम कर रहा है। तो मतलब ये टॉपिक आपका पूरी तरह से रेडी है, आप लोग इसको अपने पास लिखकर तैयार कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व इट। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया कि अभी बहुत सारे देशों के अंदर पोलियो के केसेस ये निकलते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ये वाला केस निकल कर आया है, मतलब कि जो आउटब्रेक है ये बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये आउटब्रेक किस चीज़ का हुआ है, ये आउटब्रेक यहाँ पर हुआ है CVDPV3 का। ये क्या है, तो ये है यहाँ पे सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस टाइप 3 का यहाँ पर एक तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बाकी पोलियो को लेकर जितना भी डेटा है वो आपको समझ में आ चुका है। आई होप डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है डिमोलिशिंग द रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश करने के लेकर ये क्या चर्चा की जा रही है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इसके बारे में। देखो, आपको पता है वही वाली चर्चा की जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा, उसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर देखा जहांगीरपुरी के अंदर, वहाँ पर लोगों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ दिया गया है, वहाँ पे बुलडोजिंग की गई है, ठीक है, बुलडोज़र से यहाँ पे तोड़ा गया। प्लस यहाँ पे जो फुटपाथ यानी पेवमेंट वाला एरिया होता है, या फिर यहाँ पे जो लोगों ने पब्लिक प्लेसेस पर जो सरकारी जगह है वहाँ पर यहाँ पे काफ़ी स्टॉल्स वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है, या फिर शॉप्स वगैरह ओपन कर रखी हैं। कई कई जगह पर ऐसा देखने को मिला कि पूरा का पूरा एरिया के ऊपर जो वो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे पूरी दुकान खड़ी कर रखी है, या कुछ एरिया में ऐसे देखने को मिला उनकी दुकान है लेकिन आगे तक बढ़ा रखी है, पब्लिक प्लेस को यहाँ पे अपने दुकान के अंडर में ले रखा है। तो उन एरिया को यहाँ पे बुलडोजर से तोड़ा गया। क्लियर हुआ? तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है कि भाई वो जो करना काम किया गया है
वो यहाँ पर सही नहीं है। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। बिल्कुल सेम ही पॉइंट है जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले उस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया था, बट इस एडिटोरियल से हट कर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अब क्या है ना, इस चीज़ को लेकर आर्टिकल ही पब्लिश होते रहेंगे, भाई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लोगों के पास राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू हाउसिंग है। तो कौन कौन से राइट्स हैं लोगों के पास में, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली एक आर्टिकल के अंदर इसको ऑलरेडी कवर कर लिया गया था। तो ज़्यादा अब यहाँ पे आपको मतलब कि दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एक ही टॉपिक के ऊपर आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपके पास एक इनफ कंटेंट रेडी होना चाहिए। जैसे अभी अभी एक केस के बारे में हमने पढ़ा वाला, तो आप लोग यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वाला केस मेंशन कर सकते हो, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला, बॉम्बे वाला। वो केस मेंशन करने के साथ साथ आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और मैं बता रहा हूँ वो मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अब इसके ऊपर जो भी एडिटोरियल पब्लिश होते रहेंगे, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। आप आराम से उसको छोड़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो हुआ क्या, कम्युनिकल क्लैश देखने को मिल गए थे मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश के जो खारगोन एरिया है वहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र वगैरह चलाए गए उन लोगों के घरों में। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख पाओगे जो दूसरी जगह जहांगीरपुरी वाला एरिया है, वहाँ पर लोगों के जो शॉप्स वगैरह हैं, ठीक है, जो एरिया उन्होंने एक तरीके से पब्लिक प्लेस के अंदर अपनी चीज़ें डेवलप कर रखी थी, वहाँ पर उनको तोड़ा गया, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट के अंदर बताया गया, इस वजह से मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है। नाउ यहाँ पे अब मेंशन ये किया गया है कि भाई लोगों के पास में काफ़ी सारे राइट्स हैं, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला राइट क्या है, तो लोगों के पास में राइट टू हाउसिंग है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर ही कवर किया गया है। लोगों के पास में एक तरीके से रहने के लिए घर होना चाहिए, वो पूरा का पूरा हक आपको देखने को मिलेगा। तो राइट टू हाउसिंग न केवल फंडामेंटल राइट है जिसको प्रोटेक्शन मिल रहा है हमारे संविधान के अंदर में, साथ ही साथ में यहाँ पर एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब देखो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो मानव के अधिकार हैं, जो मानव के अधिकार को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंदर राइट टू हाउसिंग के बारे में मैंशनड है, ठीक है, जिसको भारत यहाँ पे फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये आप देख पाओगे। फिर उसके बाद एक आर्टिकल 25 देखने को मिलेगा। अब ये आर्टिकल 25 किस चीज़ का है, वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। तो यूडीएचआर का जो आर्टिकल 25 है वो भी यही बोलता है कि भाई हर एक व्यक्ति के पास हक है, उसके पास राइट है कि वो यहाँ पर अपने एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे अपने मतलब कि अपने घर में रह सकता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे मेंटेन कर सकता है। या फिर आप कह सकते हो लोगों के पास में हक है कि उसका फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग और मेडिकल केयर का यहाँ पे उसको राइट मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, हाउसिंग के ऊपर किया जा रहा है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर लॉ देखने को मिलेंगे, नेशनल लेवल पर लॉ देखने को मिलेंगे, वो हम लोग को राइट टू फूड, राइट टू क्लॉथिंग, राइट टू हाउसिंग, मेडिकल केयर का लॉ देते हैं, राइट हक देते हैं। तो इसमें जो हाउसिंग वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो राइट टू हाउस भी हम लोगों को मिलता है इसके अंदर में। और उसके साथ साथ बताया गया जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आपको देखने को मिलता है, जो इसका आर्टिकल 11.1 है, ये भी हम लोग को राइट देता है। अगेन वही राइट टू फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग का, मतलब यहाँ पर भी हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, लोगों का अगर घर मिल रहा है तो बेसिकली उसको तोड़ना नहीं चाहिए एकदम से, ये यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। मतलब लोगों के पास में राइट टू हाउसिंग का पूरा आपको लॉ देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद और क्या मेंशन करते हैं, वही वापस से रिपीटेड है ये चीज़ें, तो वापस से रिपीटेड आप लोग कवर करोगे तो वापस से यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा रिपीटेडली चीज़ों को कवर करने की आवश्यकता है नहीं। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया, अगर हम लोग एक और लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस के अकॉर्डिंग बात करें, तो लोगों को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। लोगों को एक एरिया से ज़बरदस्ती आप लोग नहीं निकाल सकते, फोर्सफुली नहीं निकाल सकते, लोगों को उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे, तो इसका भी हक भी लोगों को मिल जाता है। इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया। भाई बहुत सारे केसेस पहुँचे हैं अलग अलग मुद्दों के अंदर, जैसे कि एक केस हुआ था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, फिर उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। उसके बाद ये सारे केसेस हुए जहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई यहाँ पे वाकई में लोगों के पास में आपको बहुत सारे राइट्स देखने को मिल पाएंगे। फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास में है, आर्टिकल 12 से 35 तक। उन फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से पालन होना चाहिए, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनका वॉयलेशन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रकार के केस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, तो ये आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आर्टिकल जो है बिल्कुल सिमिलर है दोनों, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे पॉइंट्स रेडी हो चुके हैं, इस वाले आर्टिकल में से काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, प्लस अलग से मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं। आप अपना यहाँ पर एक जो कंटेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो यहाँ पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। बाकी चलते हम लोग अगले आर्टिकल पर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन आप लोग को नीचे दिखेगा, एक सेकंड, यहाँ पे ऊपर की साइड दिखेगा। तो
यहाँ पे आज जो 25 अप्रैल है, आज 25 अप्रैल का जो डेली मेंस का क्वेश्चन है वो ये है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। काफ़ी बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा, है ना। बहुत बार हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है मॉडर्न मेडिसिन का, है ना। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये आपको बताना है, प्लस डिस्कस करना है कुछ मेजर्स को, यानी कुछ तरीके जो कि हम लोग यहाँ पर अपना रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल कर सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से इससे लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको लेकर 250 शब्दों में एक आंसर लिखना है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पहले बता देना वो क्या है, इसका इंट्रोडक्शन दे देना। देन उसके बाद इसकी पूरी बॉडी समझाना कि हाँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर क्या क्या कंसर्न्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता, ठीक है, वो खतरा और बढ़ जाता है, वो चीज़ें बता सकते हो कि हेल्थ केयर के ऊपर और कॉस्ट बढ़ती रहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या क्या स्टेप्स रिसेंटली उठाए गए हैं इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल करने के लिए, प्लस क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग चीज़ें मेंशन कर सकते हो। इसको लेकर एक आंसर तैयार करके और जाकर टेलीग्राम पर पब्लिश कर देना। पब्लिश कहाँ पे करना है, तो जैसे आप टेलीग्राम पर जाओगे, सर्च करोगे दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने एक ऊपर चैनल निकल कर आएगा मेंस आंसर राइटिंग वाला, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को देख पाओगे कि डेली बेसिस पर एक क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर मान लो एक कल क्वेश्चन दिया था ये वाला 23 अप्रैल का, ठीक है। अब यहाँ पे आज 25 है, लेकिन यहाँ पे कल संडे था तो संडे में कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 23 अप्रैल का ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन दिया गया तो आप देख पाओगे कितने सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो करना क्या है, नीचे कमेंट्स लिखा हुआ आएगा आपको, तो करना क्या, इस पर टैप करना, इस पर टैप करोगे तो फिर आपको ये दूसरे पेपर पर लेकर चला जाएगा। वहाँ पर आप अपने आंसर को लिख कर, अपने आंसर की फ़ोटो क्लिक कर वहाँ पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। और आपस में लोग वहाँ पर रिव्यू भी करते रहेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे चलते हैं। बाकी आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक थंबनेल लेते हैं और अलग से एक आर्टिकल का डिस्कशन करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पर बाल विवाह को लेकर काफ़ी सारी चर्चा की जा रही है। वो चर्चा यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है द वायर ने और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट को कवर किया कि भाई इंडिया के अंदर, खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर ये बाल विवाह के केसेस यानी चाइल्ड मैरिज के केसेस आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन बिहार के अंदर स्पेशली आज के टाइम पर जो बाल विवाह के केसेस हैं वो लगातार बढ़ गए हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। स्पेशली बिहार के अंदर हालात थोड़े से यहाँ पर ख़राब होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट 2015 से 16 को लेकर और साथ साथ 2015 से लेकर 2020 के बीच में देखें तो 37 में से आप कह सकते हो लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो चाइल्ड मैरिज है वो इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि चाइल्ड मैरिज बढ़ा है इन एरियाज़ के अंदर, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया, इसी वजह से यहाँ पर ये थंबनेल को लगाया गया। अब चाइल्ड मैरिज बढ़ने के पीछे के कारण कई सारे हैं, जैसे कि बताया गया स्कूलिंग आज के टाइम पर काफ़ी कम है। आप कह सकते हो कि मतलब जो एजुकेशन है गर्ल्स को वो बहुत कम मिल रही है। मेन एजुकेशन के अंदर गर्ल्स का जो रोल है वो अब बहुत कम आपको देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द बॉयज़, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पर स्कूल्स वगैरह भी जो गर्ल्स है वो बहुत कम जाती हुई आपको नज़र आएंगी। तो इस प्रकार से इसी की चक्कर में आप देख पाओगे जो चाइल्ड मैरिजेस के केसेस नज़र आते हैं। देन उसके बाद एक जेंडर गैप अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जहाँ पर लड़की और लड़के के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाएगा। बॉयज़ को यहाँ पर काफ़ी सारी प्रायोरिटी मिल रही है, बट यहाँ पर गर्ल्स को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही हैं, ये आप लोग देख पाओगे। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया, आपको पेट्रियार्कल सोसाइटी भी देखने को मिल जाएगी, वो वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि भाई जो इंसान के अंदर जो मेल है, खासकर जो आदमी है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है, आदमी के अंडर में यहाँ पर औरत रहनी चाहिए। तो उस प्रकार की चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं चाइल्ड मैरिज को लेकर, जो कि आज के टाइम पर क्रिएट हो रहे हैं, इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में। बाकी यहाँ पर छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, आप जल्दी से उनके ऊपर भी नज़र मारते हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आर्टिकल आज कुछ खास नहीं है, हमारे एडिटोरियल खास थे उस पर पूरा फोकस दिया गया है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, मेंशन किया गया है कि भाई अर्जेंटीना और अभी यहाँ पर यूके के बीच में एक इशू देखने को मिलता है फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। अब फॉकलैंड आइलैंड का विवाद क्या है, मैंने कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। प्लीज़ आप लोग कल वाला वीडियो ओपन करना, थोड़ा सा आगे चलोगे, लगभग 10 मिनट बाद आपको वाला टॉपिक मिल जाएगा। फॉकलैंड आइलैंड का इशू मैंने प्रॉपरली डिटेल में कवर किया है, तो प्लीज़ एक बार जाकर उसको गो थ्रू लेना। बाकी इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर ये वाला अवार्ड रिसीव किया है। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो ये आर्टिकल है, यहाँ पे पीएम ने बोला है हम लोग जो है डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, कैशलेस इंडिया बना रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर चर्चा की गई है। आगे यहाँ पर भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काफ़ी सारी परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों ने रिकॉल करने के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को बोला गया कि आप उन रिकॉल करो और कोई भी अगर परेशानियाँ हैं उनको ठीक करो, उनको ठीक करने
करने के बाद में वापस से आप लोग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दोगे, क्योंकि रिसेंटली केस देखने को मिला जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी सारे ब्लास्ट हो रहे हैं। तो ये उसको लेकर आर्टिकल था। अगेन यहाँ पर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ। ये आर्टिकल मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि रिसेंटली मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। अब जो लोग भी यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो जाकर एक बार मेंस वाले ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी आंसर राइटिंग लिखकर पोस्ट कर रखी है। इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को भी हाईलाइट किया ताकि आप लोग जाकर एक बार देख सको। देन उसके बाद आपको पता है मंडे है, मंडे में जो हमारा बिजनेस सेक्शन है वो नहीं आता है। यहाँ पे मनी वाइज के नाम से पेपर आता है, तो अगेन बेकार है। फिर उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड पेज आता है और देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में भी आप देख पाओगे कुछ भी यहाँ पर आज खास नहीं है। जैसे कि ये है, हाँ ये है यार इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रांस के इलेक्शंस के बारे में। कल ही मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रांस के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं। तो कल का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फॉकलैंड आइलैंड के बारे में कल बताया मैंने। फॉकलैंड के बाद में यहाँ पे फ्रांस के इशू के बारे में बताया। अगर ये टाइम जो है ये ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, अगर यहाँ पर ये टाइम थोड़ा सा कम होता ना मैं वापस एक्सप्लेन करता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये मैंने कल के वीडियो में समझाया, मतलब ये है कि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। कल का वीडियो बस टैप करके ओपन करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी इलेक्शन हो गए हैं। फ्रांस के जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रों, वो वापस से जीत कर आ चुके हैं, ये हमारे पास खबर है। तो इमैनुअल मैक्रों वापस से चुनकर आ गए, ये एक न्यूज़ निकल कर आती है। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे जो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की आज के टाइम पर यूक्रेन के जो लीडर देखने को मिलेंगे, ये थोड़े से और हथियार मंगा रहे हैं ताकि अपने देश को यहाँ पे बचा सके, रशिया के सामने यहाँ पर खड़ा कर सकें, ठीक है। तो ये थे, आई होप आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लियर हो चुका है। अब फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था कौन से फॉरेन ट्रैवलर हैं जिन्होंने डिस्कस किया है डायमंड और डायमंड माइंस के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।